गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग जो कल की वीडियो पढ़े थे उसमें हमने डीसी मशीन पढ़ा था। डीसी मशीन का कंस्ट्रक्ट, डीसी मशीन में दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, एक मोटर होता है और एक जनरेटर होता है। लेकिन डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे बना हुआ है वो दोनों का लगभग सेम ही होता है, वर्किंग भी सेम होता है। बस जैसे जनरेटर है हमारा तो ये राइट हैंड रूल पे वर्क करेगा और अगर मोटर है तो लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करेगा, इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम आज हम लोग डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके थे। कंस्ट्रक्शन में आपकी दो चीज़ें बाकी रह गई थी, एक आपका वाइंडिंग बाकी रह गया था और दूसरा इंटरपोल बाकी रह गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपोल आपसे पूछा जाता है कि बताइए इंटरपोल कहाँ कनेक्टेड होता है, कहाँ पर लगा होता है। तो इंटरपोल जो होता है वो हमेशा आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। देखिए ये आपका इंटरपोल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये क्या लगा हुआ है आपका इंटरपोल लगा हुआ है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि बताइए इंटरपोल कहाँ पे लगा होता है, या फिर आपसे ऐसे डायग्राम देकर के पूछ लिया जाएगा बताइए इंटरपोल कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि इंटरपोल जो होता है वो हमेशा आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। इंटरपोल लगाने से कई फायदे होते हैं। ठीक है, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। हमें आपको बताना था कि इंटरपोल कहाँ पे लगा होता है, वो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि डायग्राम बना करके और ये क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए इंटरपोल कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें आर्मेचर कौन सा है, ब्रश कहाँ पर है, किस मटेरियल का बना हुआ है, क्या काम है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक था इंटरपोल। इंटरपोल, इंटरपोल के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरपोल जो होता है वो आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जब कम्यूटेशन में स्पार्किंग होती है तो ये स्पार्किंग को कम करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है ये स्पार्किंग को कम करता है। कौन कम करता है, इंटरपोल कम करता है। ठीक है, और ये आर्मेचर के, इससे क्या होता है, इससे मशीन की यानी कि मोटर में भी होगा, ये जनरेटर में भी होगा, इससे मशीन की इफिशियंसी जो होती है यानी कि क्षमता, इफिशियंसी नहीं क्षमता जो होती है वो 25 से 30% तक बढ़ जाती है। 25 से 30% तक क्षमता जो होगी मशीन की वो बढ़ जाएगी। तो आपको पता चल गया कि इंटरपोल क्या होता है। इंटरपोल आर्मेचर की सीरीज में लगा होता है। ये कम्यूटेशन के टाइम में जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने का कार्य करता है और इससे मशीन की क्षमता जो होती है वो 25 से 30% तक बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कल हम आपको वाइंडिंग भी बता पाए थे, आज आप लोग वाइंडिंग भी देख लीजिए तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। वाइंडिंग जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है हमारा वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A=P, मतलब कि नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दोनों जो होंगे वो आपस में सेम होंगे। और अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करेंगे तो इसमें A= क्या होता है 2, यानी कि हमें यहाँ पे पोल से कोई मतलब नहीं है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब देखिए इस लैप वाइंडिंग को हम पैरेलल, यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इस लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं, पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं,
सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। उसके बाद लैप वाइंडिंग को हाई करंट, लो वोल्टेज, बाइंडिंग भी कहते हैं। हाँ, और वेव बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? लो करंट हाई वोल्टेज बाइंडिंग। लो करंट हाई वोल्टेज बाइंडिंग किसको कहते हैं? वेव बाइंडिंग को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन आपका बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बाइंडिंग कितनी प्रकार की होती है? तो बाइंडिंग 2 प्रकार की हम करते हैं। एक लैप बाइंडिंग करते हैं, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो ट्रांसफार्मर में एक सैंडविच टाइप की बाइंडिंग थी, एक कंसेंट्रिक टाइप की बाइंडिंग थी। वैसे ही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 टाइप की बाइंडिंग है, एक लैप बाइंडिंग है और दूसरी वेव बाइंडिंग है। ठीक है, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ पोल आपस में सेम होते हैं। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर पोल दिया रहेगा तो हम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को भी उतना ही मान लेंगे जितना पोल दिया रहेगा। बट अगर हम वेव बाइंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमें पोल से कोई मतलब नहीं है, हम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ देखते हैं जिसकी संख्या हमेशा 2 ही लेते हैं। ये एक कांस्टेंट नंबर है, 2 की जगह 4 नहीं ले सकते हैं, 2 ही लेंगे हम। उसके बाद लैप बाइंडिंग को और कौन सी बाइंडिंग कहते हैं? तो इसको पैरेलल बाइंडिंग भी कहते हैं और वेव बाइंडिंग को हम सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं। लैप बाइंडिंग में हाई करंट लो वोल्टेज बाइंडिंग भी कहते हैं और वेव बाइंडिंग को लो करंट हाई वोल्टेज बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका बाइंडिंग था। हम लोग 2 चीज़ें पढ़े, एक हम लोग पढ़े कि इंटरपोल क्या होता है और बाइंडिंग क्या होती है। तीसरी चीज़, अब हम आते हैं ईएमएफ इक्वेशन पर। अब देखिए, पहले जो थ्योरेटिकल पेपर होते थे तो उसमें ईएमएफ इक्वेशन जो था डिराइव करने को कभी कदार पूछ लेता था, या फिर मतलब ज़्यादा नंबर पाने के चक्कर में स्टूडेंट पढ़ के जाते थे कि डेरिवेशन करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि बताइए ए क्या है, जेड क्या है, पी क्या है। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो हम आते हैं किस पे? ईएमएफ इक्वेशन पे। ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन में ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम डीसी मशीन की बात करेंगे तो यहाँ पर डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, मशीन मोटर का चेंज हो जाएगा अपॉन 6 चेंज हो जाता है थोड़ा सा, उसमें बैक ईएमएफ भी आ जाता है ना, तो उसकी वैल्यू को हम मान के लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डीसी जनरेटर की बात करेंगे, हम लोग इसके आगे डीसी जनरेटर ही कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए हम लोग इसी चीज़ को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा NP5Z अपॉन में 68। ठीक है, वेयर N क्या है? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, सॉरी, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स है, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, L इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। कौन यहाँ पे घूम रहा है? आर्मेचर ही तो घूम रहा है ना। हम आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग किए हैं। यहाँ पे रोटर कौन है? आर्मेचर है। और स्टेटर कौन है हमारा? स्टेटर कौन है? जो बाहर का योक वाला पोर्शन है, जिसको हम फ्रेम कह रहे हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वो क्या है हमारा? एज ए स्टेटर है, जिस पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर,
स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर n इक्वल टू है, ठीक है। z इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, उसके बाद a इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, फाई इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ यूजफुल फ्लक्स, मतलब कि हमने कितना फ्लक्स जो होता है वो यूज किया है, यूजफुल फ्लक्स पर पोल, किसमें होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे न्यूमेरिकल देता है वहाँ पे सेंटीमीटर में पूछता है तो उसकी जगह आप सेंटीमीटर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, और मीटर स्क्वायर ले आएंगे। हमेशा फ्लक्स जो होगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में ही होगा। आप लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, B इक्वल टू होता है फाई अपॉन में A, तो B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, और फाई क्या है, फ्लक्स है, A क्या है, एरिया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसको लिखते हैं, है ना। तो इसी तरह इसको निकालते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा EMF इक्वेशन था। EMF इक्वेशन NP फाई जेड अपॉन 60A होता है, जहाँ पे P आपको देख रहे हैं पोल है, फाई M क्या है, स्पीड है, Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, और फाई क्या है, यूजफुल फ्लक्स पर पोल है, किसमें, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे एक दो, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग। आपको पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। किस पे करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोटर होगा तो वो लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहे हैं तो जनरेटर जो होगा वो हमेशा राइट हैंड रूल पर ही वर्क करेगा, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। अब देखिए फैराडे जो थे उन्होंने कहा कि कोई भी अगर ये दो पोल है, ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए पोल का मतलब क्या है। आप ये मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। दोनों के बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कंडक्टर रख दिया है, ठीक है। ये हमने एक कंडक्टर रख दिया है, ये दो पोल है। आपको पता है कि पोल्स जो होते हैं उनको हम कितने भी पार्ट में डिवाइड करें। देखिए ये इतना बड़ा पोल है, इसके दो पोल है नॉर्थ और साउथ, हमने यहाँ से काट दिया, फिर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, फिर हमने यहाँ से काट दिया तो यहाँ से काट दिया तो ये नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। मतलब कि हम पोल को, कोई भी मैग्नेट है उसको जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे वो उतने ही पार्ट में नॉर्थ और साउथ बनता रहेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर एक चुंबक है हमने उसको बीच से कट कर दिया तो नॉर्थ इधर हो गया साउथ इधर हो गया, ऐसा नहीं है।
दो पार्ट अलग हैं, दोनों में नॉर्थ और साउथ आपस में बन गया। दूसरी बात, कभी भी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक, आपको पता ही है कि जो चुंबकीय मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ के साइड में जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर, अगर यहाँ पे पोल है, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, तो कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वीक होता जाएगा, यानी कि कमजोर होता जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट रखें तो ये बहुत तेज आकर्षित करेगा, यहाँ पे रखें तो थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, मतलब कि ये क्या हो रहा है, आपस में डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम इस मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय गुण कम होता जाएगा। अब यहाँ से अगर लाइंस निकली, यहाँ से ऐसे गई लाइंस, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे गई, ये सब नॉर्थ से निकल रही है तो साउथ पे जाकर ही मिलेंगी, है ना। ऐसे गई, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकली जो ऐसे गई, यहाँ से निकली जो ऐसे गई, ये सारी जा रही है लाइंस। अब फैराडे ने कहा था कि किसी भी दो मैग्नेट के बीच में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर को रख करके उसमें घुमाया जाए तो वो एक बल का अनुभव करता है, जिससे कि एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। फिर से सुनेगा, फैराडे ने कहा था कि किसी भी दो मैग्नेट के बीच में मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रख करके घुमाया जाएगा तो वो एक बल का अनुभव करेगा, जिससे कि टॉर्क पैदा हो जाता है, जिससे टॉर्क पैदा हो जाता है। यही फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है। यहाँ पे देखिए, ये एसी था, ठीक है। हम आपको बाद में बताएंगे कि डीसी जो होता है वो कम्यूटेटर पे मिलता है, जो चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, और जब जरूरत होती है तो वो एसी को भी डीसी में चेंज करता है ना, डीसी टू एसी भी करता है। तो ये मान लीजिए एक साइनसोइडल वेव था हमारे पास, ठीक है। जब हमने कंडक्टर को घुमाया, यानी कि समांतर से लाया 90 डिग्री पर, पहले 0 डिग्री से वो स्टार्ट हुआ, तो इस समय यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा, यानी 0 डिग्री पर ईएमएफ हमें कितना मिल रहा है, देखिए ईएमएफ हमें कितना मिल रहा है, 0 डिग्री पर 0, यानी कोई ईएमएफ हमें नहीं मिल रहा है। फिर हमने उसको थोड़ा सा घुमाया, 90 डिग्री पर लेकर आए, मतलब कि यहाँ पर लेकर आए। जब हम यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर ईएमएफ हमें कैसा मिला, अधिकतम मिल रहा है ना, यानी कि 90 डिग्री समांतर में कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। फिर उसको हमने घुमाया, किस पर लेकर आए, 180 पर लेकर आए, तो फिर 180 डिग्री पे कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 क्या मतलब कम मिलेगा। फिर 180 से 270 डिग्री पे हम लेके गए, तो 270 डिग्री पे कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, है ना। तो इस तरह से उसमें ईएमएफ पैदा होता रहेगा, है। कम्यूटेटर बीच में लगा होगा जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करता रहेगा, जैसे कि रिक्वायरमेंट रहेगी। आज हम आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिए हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।